हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अंकुश। इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास। तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसके अंदर हमने पहले पढ़ा था कंपनी के शासन के दौरान जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ उसके बारे में। अब हम बात करेंगे ब्रिटेन शासन के दौरान, जब ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन होता है भारत के ऊपर। ठीक है, तो ये 1858 के जो भारत शासन अधिनियम है उससे लेकर 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, तब तक जो है कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई थी उस टाइम, जिससे भारत का जो संविधान है वो बना। ठीक है, तो पूरी डिटेल दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप hindihelp.org वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका नोट्स भी चाहें तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों पहले हमें पता होना चाहिए हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें संवैधानिक विकास पढ़ना है कि भारत का संविधान कैसे बना था। अब इसके लिए हमें जो है कंपनी का शासन हमने पढ़ लिया है 1773 से लेकर 1857 के बीच में। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों ताज का शासन, क्योंकि 1857 में क्रांति होती है, जिसके बाद जो है डायरेक्टली भारत में ताज का शासन आता है। इंग्लैंड की महारानी का शासन स्टार्ट हो जाता है 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो 1857 का विद्रोह होता है, अंग्रेज़ उसको दबा देते हैं। क्योंकि इसमें क्या दिक्कत आती है, ये जो विद्रोह होता है ये एक टाइम पर नहीं होता है, मतलब कहीं पर किसी टाइम होता है, कहीं पर किसी टाइम होता है, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को आसानी होती है इस विद्रोह को दबाने में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भारत में जो कंपनी है उसका शासन समाप्त कर दिया जाता है और डायरेक्ट जो ब्रिटेन की सरकार है वो अब भारत में शासन करेगी। ठीक है, तो ब्रिटेन में कौन शासन कर रहा है, वहाँ की महारानी। लेकिन दोस्तों महारानी तो भारत में शासन करने आ नहीं सकती, तो यहाँ पर अपने किसी दूत को भेजेगी। तो हमें इसके लिए पढ़ना होगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में दोस्तों क्या होता है, जो भारत के अंदर गवर्नर जनरल होता था, सबसे बड़ा पद होता था ये, इसका नाम चेंज करके अब वायसराय कर दिया जाता है। ठीक है, तो भारत में जो वायसराय बनकर आएगा वही भारत में शासन करेगा। और भारत के जो प्रथम वायसराय बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो ये आपको नाम याद रखना है। भारत का प्रथम वायसराय आपसे पूछा जा सकता है, लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाए भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को बोला जाता है, 1858 के भारत शासन अधिनियम को। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ था दोस्तों, भारत में एक नया पद बनाया गया था राज्य सचिव का, या फिर इसको कह लीजिए भारत सचिव का। ठीक है, तो ये नया पद था। ये जो वायसराय था इसके बाद दूसरे नंबर पर पद आता था। ठीक है, ये जो व्यक्ति होता था, भारत का सचिव होता था, राज्य सचिव होता था, ये ब्रिटिश की जो कैबिनेट होती थी, जो ब्रिटेन के अंदर सरकार थी उनकी जो कैबिनेट थी, उसी का एक सदस्य भारत में राज्य सचिव बनकर आता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो भी भारत का सचिव होगा वो उस समय ब्रिटेन की कैबिनेट का सदस्य होता था। ठीक है, इसको सलाह देने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसको बोला जाता है 15 सदस्यीय परिषद। ठीक है, तो इसके अंदर 15 सदस्य होते थे जो भारत के जो राज्य सचिव थे उसको सलाह देंगे। ठीक है, किसी भी मुद्दे के ऊपर। इस दौरान दोस्तों क्या हुआ था, 1860 में क्या हुआ, भारत के अंदर पहला बजट पेश किया गया। किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। तो इकोनॉमिक्स का ये पर्सन बनता है, आपसे पूछा जा सकता है भारत में पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, जेम्स विल्सन के द्वारा। कब, 1860 में। अब जब पहला बजट आता है तो इसी के अंदर आता है दोस्तों टैक्स, आयकर। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा भारत के अंदर आयकर की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी, तो लॉर्ड कैनिंग ने की थी, क्योंकि उस समय भारत में जो वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद आता है ये अधिनियम। इसमें क्या होता है, जो वायसराय होता है उसको कुछ शक्तियाँ दे दी जाती हैं आपातकाल के दौरान। अगर आपातकाल की स्थिति है प्रांत में, ठीक है, तो उस समय जो भारत का वायसराय होगा वो चाहे तो कोई अध्यादेश पेश कर सकता है। यानी अध्यादेश एक तरह का कानून होता है। ठीक है, लेकिन जो ये अध्यादेश वायसराय पेश करेगा इसकी वैधता जो होगी वो केवल 6 महीने की होगी। यानी 6 महीने से ज़्यादा ये कानून बनकर नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये आपातकाल की स्थिति के दौरान किया गया था। अभी भारत के अंदर जो भारत का राष्ट्रपति है उसके पास भी ये अधिकार है, वो चाहे तो आपातकाल के दौरान कोई अध्यादेश पेश कर सकता है। ठीक है, लेकिन वैलिडिटी इसकी सिर्फ 6 महीने की होती है। इसके अलावा दोस्तों जो भारतीय दंड संहिता है, IPC की जो धारा है वो भी हमने 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 1862 ईस्वी में क्या हुआ था, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, यहाँ पर 3 जो है हाई कोर्ट की स्थापना
की गई थी, ठीक है। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता के अंदर उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। लेकिन अभी जो है इन तीनों प्रेसिडेंसी के अंदर 3 उच्च न्यायालय भी स्थापित कर दिए जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का विभागीकरण करता है, इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को ही भारत के विभागीकरण का पिता बोला जाता है, ठीक है। तो भारत के अंदर जो विभाग बनाए गए थे सरकारी, उसके पीछे लॉर्ड कैनिंग का ही हाथ था, ठीक है। तो इसीलिए हम लॉर्ड कैनिंग को भारत के विभागीकरण का पिता भी बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है विभागीकरण भारत का किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। अब दोस्तों हम आगे बढ़ें इससे पहले हमें थोड़ा सा बीच का पता होना चाहिए। 1884 से लेकर 1888 के बीच में आता है दोस्तों लॉर्ड डफरिन। ये दोस्तों भारत का वायसराय बनकर आता है। ये एडी ह्यूम नाम के व्यक्ति को काम देता है कि भाई तुम भारत में जाओ और ऐसे लोगों को चुनो जो लंदन में पढ़ाई करके आए हों, ठीक है, और इनका संगठन बनाओ, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन चाहता था कि ऐसे लोगों को ये एक साथ लाएगा और उनको जो है भारतीयों के खिलाफ ही यूज करेगा। इसीलिए दोस्तों एडी ह्यूम क्या करता है? कांग्रेस की स्थापना करता है 1885 में। तो आपसे पूछा जाए कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एडी ह्यूम ने की थी। किसके कहने पर? लॉर्ड डफरिन के, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो कांग्रेस के अंदर लोग आते हैं वो जो है काफ़ी मतलब राष्ट्रवादी लोग हैं। वो चाहते हैं कि भाई भारत के लोग हैं उनके पास फंडामेंटल राइट होनी चाहिए, ठीक है, जो उनके पास बेसिक अधिकार हैं वो उनके होने चाहिए, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन का दाव ही इसके ऊपर उल्टा पड़ जाता है। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, भारत के पितामह भी इनको बोला जाता है। ये क्या करते हैं? कांग्रेस का नाम चेंज कर देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय इसके आगे जोड़ देते हैं और ये हो जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। अब जब लॉर्ड डफरिन ने ये संगठन बनाने की सोची तब सोचा था कि ये जो भारतीय होंगे इनको भारत के खिलाफ यूज करेंगे, लेकिन ये इनके ऊपर उल्टा पड़ जाता है और ये इन्हीं से आज़ादी की मांग करने लगते हैं, ठीक है, कि भाई भारत के लोगों को ये चाहिए, ठीक है, इस तरह के राइट मांगते हैं। इसका पहला अधिवेशन दोस्तों कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का बम्बई के अंदर हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे पहले वो थे WC बनर्जी, तो ये भी आपको याद रखना है। अब क्या होता है दोस्तों? इसके बाद आता है 1892 का अधिनियम, और ये जो भारत परिषद अधिनियम होता है ये खासकर भारतीयों को खुश करने के लिए ही बनाया जाता है। इसके अंदर दोस्तों 3 काम होते हैं। पहला होता है इसके अंदर जो निर्वाचन शब्द होता है, इलेक्शन शब्द होता है, उसका पहली बार प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इससे पहले किसी भी अधिवेशन में निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन कहीं पर इलेक्शन अभी तक नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा दोस्तों जो भारतीय होते हैं उनको बजट पर बहस करने का अधिकार भी मिल जाता है। किस अधिनियम के द्वारा मिलता है? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। लेकिन दोस्तों वो अभी भी बजट के ऊपर वोट नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय विधानसभा का भी गठन कर दिया जाता है, जिसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? 60 सदस्य होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों? भारत में एक वायसराय बनकर आता है 1899 से लेकर 1905 के बीच में लॉर्ड कर्जन। ये दोस्तों क्या करता है? बंगाल का विभाजन कर देता है, ठीक है, बंगाल को 2 भागों में बांट देता है। और इसका जो मुख्य काम होता है बंगाल को बांटने का वो यही होता है कि भारत में जो है अब हिंदू मुस्लिम जो है एक हो गए थे। अब वो भारत में अधिकारों की मांग करने लगे, सब मिलकर जो है राजनीति में एक्टिव हो गए। तो ऐसे में जो है अंग्रेज चाहते थे कि अगर हम हिंदू मुस्लिम में फूट डाल देंगे तो ये आपस में लड़ते रहेंगे और हमसे किसी भी प्रकार की जो है मांग नहीं करेंगे। और इसके लिए बंगाल का जो है ये विभाजन करते हैं। एक तरफ जो है हिंदू मेजोरिटी में होता है, दूसरी तरफ मुस्लिम मेजोरिटी में होता है। लेकिन दोस्तों ये बहाना ये देता है कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, इसलिए हम सिर्फ वहाँ पर जो कामकाज होता है उसकी सुविधा बढ़ाने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। लेकिन सबको पता होता है क्योंकि जो बंटवारा होता है वो धर्म के आधार पर होता है, ठीक है। इसका असर भी देखने को मिलता है दोस्तों। जब 1905 में ये बंटवारा होता है बंगाल का, और 1906 में ही जो है पहली बार कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग जो नाम की पार्टी है वो बन जाती है, ठीक है। और किसके द्वारा बनाई जाती है दोस्तों ये पार्टी? आगा खान के द्वारा, ठीक है, आगा खान के द्वारा बनाई जाती है। कहाँ पर? ढाका के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज इसमें सफल रहते हैं, मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना हो जाती है। अब जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में इनकी नहीं बनेगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। अब जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, ये अधिनियम जो है इस आग को और ज़्यादा भड़का देता है, हिंदू मुस्लिम की आग को।
ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मुस्लिम होते हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना कर दी जाती है। इसमें क्या होगा, अगर जो कैंडिडेट होगा वो मुस्लिम है तो केवल उसको मुस्लिम वोट करेंगे, अगर कैंडिडेट नॉन मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम भी वोट कर सकेंगे। इसलिए दोहरी जो वोट थी, दोहरी वोट का प्रणाली जो है मुस्लिमों पर अपनाई जाती है, क्योंकि मुस्लिम जो थे वो माइनॉरिटी में थे, ठीक है। तो अंग्रेज चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें और उनको अगर दोहरी वोट की छूट दी जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें राजनीति में आएंगे, जिससे फिर जो है हिंदू मुसलमान ही आपस में मुद्दों पर लड़ने लगेंगे। उस समय दोस्तों मार्ले जो था भारत का राज्य सचिव था, और जो मिंटो था वो भारत का जो है वायसराय था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी होती है उसकी शक्तियों को भी बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। साथ ही परिषद के सदस्यों को जो है बजट के ऊपर विवेचना तथा उस पर प्रश्न करने का भी अधिकार दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप भारतीय जो है प्रश्न भी कर सकेंगे बजट के ऊपर। इस दौरान दोस्तों एक इम्पोर्टेंट काम होता है सत्येंद्र सिन्हा। ये दोस्तों गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी की जो होती है गवर्नर जनरल की, उसका प्रथम भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्र सिन्हा। इससे पहले कोई भी भारतीय जो है गवर्नर जनरल की इस कार्यकारिणी में नहीं हो सकता था, ठीक है। तो ये 3 काम होते हैं इस दौरान। इसके बाद दोस्तों आता है 1919 का मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेगो जो है उस समय भारत का राज्य सचिव था और चेम्सफोर्ड जो है वायसराय था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है प्रांतों में द्वैध शासन। जो ड्यूअल गवर्नमेंट्स होती है प्रोविजंस में वो लगा दी जाती है, और ये 1919 से लेकर 1935 तक चलती है। इसके अलावा दोस्तों एक इम्पोर्टेंट काम होता है, ब्रिटिश जो अधिकारी होते थे उनका वेतन अब लंदन से आना स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले ये वेतन भारत से ही दिया जाता था, लेकिन इसको दोबारा से अब लंदन से स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है भारत में साइमन आयोग 1928 में। देखिए जो भारत के प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था, ये देखने के लिए ये किस तरह से काम कर रहा, अच्छे से काम कर रहा कि नहीं, इसके लिए एक आयोग भेजा जाता है भारत में 10 साल के बाद। लेकिन दोस्तों 1929 में इंग्लैंड के अंदर चुनाव होने थे, इसीलिए 1 साल पहले आता है 1928 में। इसका काम यही होता है जांच पड़ताल करना कि वही द्वैध शासन किस तरह से काम कर रहा है। इसके अंदर जो सदस्य थे 7 सदस्य थे, इसमें सभी जो है ब्रिटिश थे। अब इसी पर जो है भारतीयों को दिक्कत होती है कि भाई इसमें जो सभी सदस्य हैं वो ब्रिटिश हैं, तो एक भारतीय सदस्य भी कम से कम होना चाहिए ताकि हमें भी पता चल सके कि ये जो रिपोर्ट पेश करके भेजेंगे उसके अंदर क्या लिखा है, ठीक है। इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है इसी वजह से, लेकिन ये भारतीयों की मांग नहीं मानते अंग्रेज़, और सिर्फ जो ब्रिटेन के अधिकारी होते हैं उन्हीं को इसमें भेजते हैं, ठीक है। इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी होता है। अब दोस्तों आती है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। 1928 में क्या होता है, मोतीलाल नेहरू जो है लॉर्ड बर्कनहेड से मिलते हैं और कहते हैं स्वराज की मांग उठाते हैं। अब दोस्तों लॉर्ड बर्कनहेड मोतीलाल नेहरू से ये एक शर्त लगाते हैं कि हम तुम्हें स्वराज दे देंगे, भारत को जो है आज़ाद कर देंगे, लेकिन आप हमें बताइए कि आप यहाँ पर शासन चलाएंगे कैसे, ठीक है। तो ये शर्त लगाते हैं, और इस शर्त पर ये बात कहते हैं कि आपको जो रिपोर्ट तैयार करोगे उस पर जो है सभी के पार्टियों के हस्ताक्षर चाहिए, ठीक है। उसी के बाद मैं इस चीज़ को मानूंगा। तो मोतीलाल नेहरू जो है इस शर्त को मान लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों तैयार होती है नेहरू रिपोर्ट। तो इस नेहरू रिपोर्ट को पेश करते हैं। इसमें पहली बार जो है मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। इससे पहले जो है भारतीयों के लिए फंडामेंटल राइट की बात नहीं होती है, लेकिन पहली बार नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट की बात होती है। इसीलिए दोस्तों इसको भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जहाँ तक साइन पर करने की बात थी, इस पर सभी पार्टियां साइन कर देती हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान में जो है अभी काफ़ी ज़्यादा फूट पड़ चुकी थी, और इसी चीज़ का फ़ायदा अंग्रेज़ों को मिल गया। केवल मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर सभी पार्टियां जो दल थे इस पर साइन कर देते हैं, केवल मोहम्मद अली जिन्ना नहीं करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो नेहरू रिपोर्ट थी ये फेल हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इसलिए थी क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, जो फिर बाद में भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट बनता है, ठीक है। मौलिक अधिकार सबसे ज़रूरी थे, इसी की मांग बार बार उठाई जा रही थी, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ जो है ये मौलिक अधिकार भारतीयों को देने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद आता है दोस्तों 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अब भारतीयों को उम्मीद थी कि भाई जो अंग्रेज़ हैं वो इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को जो है मौलिक अधिकार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो भारतीयों को मौलिक अधिकार नहीं देते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको समाप्त कर देते हैं और केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली को लागू कर देते हैं, ठीक है।
इसके अलावा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको भी जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको कलकत्ता से अब दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें जो काम है वो 1937 में स्टार्ट होगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ शिफ्ट हुआ है उस टाइम। इसके अलावा दोस्तों 1937 में बर्मा को, इसको म्यांमार भी बोला जाता है दोस्तों, इसको भारत से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भारत से म्यांमार कब अलग हुआ था? 1937 में, ठीक है। तो ये काम होते हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की, जो भारत को जो है भारत के अंदर पहली अंतरिम सरकार बनाएगी जो भारत का संविधान देगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।